आपने कहा कि वीकली टीवी जो है ना वो गार्बेज है। आपने बिल्कुल कचरा कर दिया यार। नेटफ्लिक्स के ऊपर जो WWE की स्ट्रीमिंग हुई है वो कितने घंटे हुई है? पहले आप गैस करें कितनी हुई है भाई। 525 मिलियन आवर्स। 525 मिलियन आवर्स। 525 पता नहीं कितने हो गए। ऐसी बातें कर रहे हैं मंटू भाई। $66 मिलियन सिर्फ मैं आपको गेट मनी बता रहा हूँ जो स्टेडियम में खचाखच भरने आते हैं। तो कौन आता है भाई बोरिंग शो देखने के लिए? जिनको आप सिविलियंस कह रहे हैं, मैं अभी इनकी फाइलें खोलता हूँ सबकी। ऑस्ट्रेलिया एक नशा है, बल्कि मैं खुद भी, मुझे बड़ा याद आता है तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। लेकिन डेटा और रियलिटी जो है ना वो झूठ नहीं बोलती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज WWE अड्डा पर हम एक ऐसी वीडियो पर बात करने जा रहे हैं जिसने थोड़ी सी बहस छेड़ दी है। और वो एक वीडियो है जो मैंने देखी है कुछ दिन पहले। उस वीडियो का टाइटल था इस WWE बोरिंग, और यूट्यूबर हैं उनका नाम है बंटू आई गेस, और उनके चैनल का नाम है बंटू केच। तो मैं उनको बंटू भाई कहूँगा और बड़े इज्जत और बड़े एहतराम से, क्योंकि मैं उनके ओपिनियन से जो है एग्री नहीं करता। तो मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ फैक्ट्स के साथ जो है बात करूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बंटू भाई बहुत रो रहे हैं उसमें कि WWE बोरिंग हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, कचरा हो गई है। उन्होंने ये सब कहा है अपनी वीडियो के अंदर। तो मैं आपको जो है बंटू भाई देखें, इज़ इट रियली बोरिंग और आर यू जस्ट मिसिंग द पॉइंट? सो मेरे ख्याल से डाइव इन करते हैं तो आपके मैं सारे पॉइंट्स का जवाब देता हूँ, ठीक है? तो बंटू भाई आपने शुरुआत थी इस बात से की थी कि WWE की जो WWE जो वो क्रिएटिवली बैंकरप्ट हो चुकी है, ठीक है? तो और फैंस इंटर लूज कर रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ में आता कि आपने कौन से पैरामीटर को देखा। मैं आपको पैरामीटर बताता हूँ, मैं आपको फैक्ट्स बताता हूँ। देखिए, एक टर्मिनोलॉजी होती है मनी इज़ फॉर द अटेंशन, ठीक है ना? ऐसा ही है ना? तो मैं आपको ये बात बताता हूँ कि जो ये मेरे सामने मैंने खोल कर रखा हुआ है और मैं आपको भी दिखा रहा हूँ, ये है आपकी TKO ग्रुप, जिसने WWE को जो है वो बाय कर लिया था कुछ साल पहले। इनकी Q4 की 2025 की रिपोर्ट है, ठीक है? TKO की मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूँ इस वक्त, आप ये देखें। उसकी फाइनेंशियल रेवेन्यू स्टेटमेंट में बताते हैं कि Q4 के अंदर WWE ने 1.709 बिलियन का रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है। 1.709 का। ये मैं आपको बिजनेस लॉजिक दे रहा हूँ आपके उस आर्ग्यूमेंट की जिसमें आप कह रहे हैं कि क्रिएटिवली बैंकरप्ट हो चुकी है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। अगर WWE ही क्रिएटिवली बैंकरप्ट होती, पब्लिक देखने ना आ रही होती, जैसा कि आप करेंगे लोग इंटरेस्ट ख़त्म कर चुके हैं, तो WWE 1.70 बिलियन का रेवेन्यू रिकॉर्ड ना करती, ठीक है ना? तो ये रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ है, कैसे हुआ है ये भी मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है? अगर फैंस इंटर लूज़ कर रहे हों, और तो आपको पता है रेसलमेनिया 41 जो पिछले साल का हुआ था, उसमें जो उसका जो गेट मनी जो थी, जो टिकट सोल्ड आउट जो हुए थे जितने, वो $66 मिलियन के हुए थे। और ये पूरे WWE की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा सेल होने वाले टिकट से जो रेवेन्यू जनरेट किया था WWE ने, वो है रेसलमेनिया 41। हम बात करें पिछले साल की, जिसमें बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ था जॉन सीना का जो मेन इवेंट था उसके साथ। उसके बावजूद भी आप ये देखें तो बोर हो रहे हैं लोग, इंटरेस्ट छोड़ रहे हैं यार। कैसी बातें कर रहे हैं मंटू भाई। $66 मिलियन सिर्फ मैं आपको गेट मनी बता रहा हूँ जो स्टेडियम में खचाखच भरने आते हैं। तो कौन आता है भाई बोरिंग शो देखने के लिए? खाली स्टेडियम में होते होंगे, सोल्ड आउट। कौन मतलब पब्लिक देखने नहीं आ रही, ऐसे पैसे दे रही है। इसलिए मैंने जो है ना आपको ओपन गेट की जो है वो टर्मिनोलॉजी पे इस्तेमाल करी कि लोगों ने सिर्फ टिकट परचेज नहीं किया था, वहाँ पर आए भी थे। तो अटेंडेंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर सारे के सारे एरिना जितने भी आप देखें इंटरनेशनल टूर हो रहे WWE के, चाहे वो रियाद से लेके पर्थ तक हो, सब फुल सोल्ड आउट चल रहे हैं भाईजान। सारा का सारा स्टेडियम फुल चल रहा है। कहाँ से बोरिंग हो गई यार, आप बताएं मुझे। सही है, जब मिलियंस लोग टिकट के लिए लाइन में लगते हैं तो उसका मतलब सीधी सी बात है कि क्रिएटिव टीम में कुछ जान तो है ना। उन्हें मतलब हुक किया हुआ है अपनी जो है वो ऑडियंस को, फैंस को। तो वो आते हैं। नंबर झूठ नहीं बोलते, मैंने आपको दिखा दिया है नंबर, ठीक है? और मैंने एक और भी जो है वो इसमें आपके सामने स्क्रीन पे लगाया है, ये $66 मिलियन वाली जो खबर है उसके बारे में भी। पॉइंट नंबर 2, आपने कहा कि वीकली टीवी जो है ना वो गार्बेज है। आपने बिल्कुल कचरा कर दिया यार। मतलब गार्बेज कह दिया आपने, कचरा कह दिया। मैं एज अ फैन जो है वो ऑफेंड तो नहीं हुआ हूँ। मुझे पता है कि आपने एक गार्बेज जो है वो थोड़ा सा, क्योंकि आपको दुख हो रहा है, आप इमोशनली होकर आपने ये बात करी होगी, गार्बेज की जो टर्म यूज़ करी होगी। लेकिन मैं इसका भी आपको बड़े तमीज़ से और बड़े आराम से जवाब देता हूँ। बंटू भाई, शायद आप भूल रहे हैं कि हम जो है ना वो 2026 में 1996 में नहीं है, ठीक है? और ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अब जो है ना वो नेटफ्लिक्स का दौर है। नेटफ्लिक्स क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी डेटा कंपनी है, ठीक है?
इस कचरे के लिए जो आप कह रहे हैं ना कचरा, उस कचरे के लिए नेटफ्लिक्स ने WWE से कितने की डील किया आपको पता है? $5 बिलियन की, $55 मिलियन ईयरली और 10 साल की डील है। आप कैलकुलेशन कर लें, तकरीबन $5 बिलियन की। क्यों? 2025 में, और आपको पता है एक और फैक्ट आपको बता रहा हूँ, ये भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, अब ये देखिएगा। 2025 में आवरली अगर हम कैलकुलेट करें नेटफ्लिक्स के ऊपर जो WWE की स्ट्रीमिंग हुई है वो कितने घंटे हुई है? पहले आप गैस करें कितनी हुई है भाई? 525 मिलियन आवर्स। 525 मिलियन आवर्स। 525 पता नहीं कितने हो गए? 525 बिलियन 50 करोड़ घंटे हो गए। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे दिन में, मंथ में, सालों में, तो ये पता नहीं कितने हज़ार साल बनेंगे। ये सिर्फ 2025 में इतने लोगों ने WWE को स्ट्रीम किया है। आप कह रहे हैं कचरा है यार, तो पब्लिक कचरा देख रही है, कैसी बातें कर रहे हैं यार। तो WWE सिर्फ रेसलिंग शो नहीं है भाई असल में, अब ये ना एक ग्लोबल टेक प्रॉपर्टी समझ लें इसको आप, ठीक है। नेटफ्लिक्स ने इन्हें बोरिंग करके रिजेक्ट नहीं कर दिया था, बल्कि इन्होंने तो अपना क्राउन ज्वेल बनाया हुआ है इसको। आप देखें ना, नेटफ्लिक्स में पूरा सेक्शन आता है WWE का, उसके अंदर पूरी आर्काइव्स और WWE की दूसरी जो सीरीज़ होती है वो सारी भी आने लग गई हैं इसके अंदर शायद। लेकिन ये सेगमेंट ही है मेरे ख्याल से, जिन सेगमेंट्स को आप कहते हैं ना कि ये ऐसे सेगमेंट्स हैं, ये रिपीटेटिव हैं, बड़े हैं, लेकिन यही सेगमेंट है। देख लें जो फैंस जो हैं वो देख रहे हैं इस ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे और इंगेज भी करके रखा हुआ है। तीसरी आपने बात करी थी, क्या आपने बात करी थी? बंटू भाई कहते हैं कि सबसे वीक पॉइंट ये है कि आज के स्टार्स, उनका कोई गिमिक ही नहीं है, बल्कि वो तो सिविलियंस लगते हैं। ये आपने कहा था अपनी वीडियो में, ठीक है। अब ये जो सिविलियंस है ना, जिनको आप सिविलियंस कह रहे हैं, मैं अभी इनकी फाइलें खोलता हूँ सबकी, ठीक है, आपके सामने खोलता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, एटीट्यूड एरा तो आप फैन है, आपको याद होगा एटीट्यूड एरा, ठीक है ना। उसके कितने फेलियर गिमिक्स थे आपको याद है? आपने अपनी वीडियो के अंदर जो है वो अकीरा तोज़ावा, ओटिस और मैक्सिम डुपरी की वीडियो चला के बोला, थोड़ा सा आपने जो ना उनको अंडरमाइन करने की कोशिश की कि WWE जो है ना वो इस किस्म के कचरे पाल रहे हैं। हालांकि वो कचरे नहीं है, ठीक है, लेकिन बकौल आपके वो कचरे हैं, आपने पाले हैं। एटीट्यूड एरा में भी जो ना इस किस्म के आइटम होते थे। एटीट्यूड एरा में बंटू भाई कि आपको वो कौन था हमारा व्यूवर क्लेवेज याद है आपको? ये मैं फ़ोटोज़ की लगा रहा हूँ। उसके अलावा आपके पास वो नेकेड मिडियन याद है? नेकेड मिडियन वो जो थोंग पहन कर आता था, उसकी भी लगाई है मैंने। और एक और था वो बड़ा मस्कुलर सा शॉन स्टेसियक, उसको बोलते थे मीट शॉन स्टेसियक, उसकी भी मैंने फ़ोटो लगाई है। ये क्या गिमिक थे भाई एटीट्यूड एरा में? एटीट्यूड एरा का मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, एटीट्यूड। लेकिन कहने का मकसद ये, मैं पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूँ कि जिस तरह के आपने अपने वीडियो क्लिप में थोड़े बहुत जो मिड कार्डर्स लगा के दिखाए थे ना, तो ऐसे उस ज़माने में भी हुआ करते थे, ठीक है ना। तो एटीट्यूड एरा में भी देखें वही होता था, इस्टेब्लिश सुपरस्टार चला रहे होते थे। रॉक, ऑस्टिन इंजर्ड होकर चला गया तो रॉक है, रॉक चला गया लंबे अरसे के लिए तो ऑस्टिन है, ठीक है ना। रॉक ने तो बोला भी था कि अगर ऑस्टिन इंजर्ड होकर ना जाता इतने सालों के लिए तो शायद आज में जो स्टार बना वो ना होता। तो एनीवेज रॉक को अपॉर्चुनिटी मिली, उसने जो कैपिटलाइज किया और वो बहुत बड़ा स्टार बना। उस ज़माने में अंडरटेकर थे, कर्ट एंगल वगैरह थे, यही चलाते थे ना। तो ये जिसकी आप बात करते हैं ना, छोटे मोटे लोगों की जिसने आपने वीडियो दिखाई थी, ये तो ऑफकोर्स एक बेसिकली ये तो दे आर जस्ट फिलिंग अप द वैक्यूम। अदरवाइज जो है इनसे आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करें। और ये हर शो के अंदर होता है रेसलिंग की, जितनी भी प्रो रेसलिंग प्रमोशन हैं आज के ज़माने की में। जैसे आप बात करें मिड कार्ड का, जिनको आप कह रहे हैं कि सिविलियंस, मैं उनकी फाइल खोलने लगा हूँ, अभी ये देखें आपकी स्क्रीन पे। आप क्या किसकी बात कर रहे हैं? गंथर द रिंग जनरल भाई, द रिंग जनरल। इन्होंने रेसलिंग में वो प्रेस्टेज वापस लाए हैं जो हमने 90s में देखा था। 666 दिन, 666 डेज का इंटरकॉन्टिनेंटल का टाइटल रेन है इनके पास, ये रिकॉर्ड है इनका। गंथर को, इसको आप हल्का ले रहे हैं यार। गंथर को आपने जिक्र ही नहीं किया कि गंथर जैसा सुपरस्टार WWE बना रहा है। जॉन सीना का आखिरी मैच था ना, किसके पास गया? गुंथर के पास गया। वो भी गंथर हारा नहीं, टैप आउट करवाया था जॉन सीना को। ये बना रहा है WWE। गंथर जैसे बड़े बड़े रेसलर, जिसको आप कहते हैं सिविलियन का गिमिक नहीं है, रिंग जनरल का गिमिक है। देखें ना, जब उनकी एंट्रेंस होती है वो यूं हाथ करके खड़े होते हैं, पूरा क्राउड कैसा साइलेंट हो जाता है। Working Man's Championship, defended night in and night out all around the world. Because they value his gimmick ना। ये तो अभी मैं आपको एक लेकर आया हूँ। प्योर हो रहा था इनका, प्योर हो रहा होता है गंथर का। वैसे गंथर के पास दूसरे की बात करते हैं, ब्रॉन ब्रेकर की स्पीड और इंटेंसिटी जो है ना, वो आपको पता है ह्यूमनली लगती ही नहीं है ना। मतलब जब 4K पर आप नेटफ्लिक्स पर देखें, जब इनका जो है वो हाई स्पीड स्पेयर मारते हैं, तो मतलब
आपको एक फीलर आता है यार कि मतलब क्या एथलेटिज्म दिखा रहे हैं ये। Standing backflip. Oh my God! Breaker. No idea what's wrong with this guy. Spear to the bad rib. ये बना रहा है WWE, ये है इनका गिमिक है आपके सामने। टिफेनी स्टटन, समझ ना क्या मारती हैं, प्रिटियस्ट मूनसॉल्ट एवर इनका मून। Trying to right in the drop zone is Naomi. Boom. आप मुझे बताएं, लीटा का मूनसॉल्ट याद है आप, जब लीटा आती थी उस ज़माने में और वो मारती थी अपना फिनिशर। इसका फिनिशिंग मूव देखें, फिनिशिंग मूव छोड़ें, आप इसका प्रोमो देखें, इसकी माइक स्किल्स चेक करें, आप रिंग स्किल्स उसकी बहुत टॉप क्लास है बिकॉज शी वॉज ऑलरेडी एन एथलीट। तो और वो लगती भी स्टार है, उसकी परफॉर्मेंस देखें, मतलब वो मशीन की तरह जो है रिंग के अंदर काम करती है यार। फाइनल बॉस एनर्जी 2026 में रिया रिप्ले दुनिया की सबसे बड़ी अट्रैक्शन थी। उनका जो गॉथ वॉरियर लुक था, आपको पता है, उसका एक अलग ही रूप था भाई, उसकी प्रेजेंस एक अलग ही फील होती थी। मैं चलाऊंगा भी इनकी जो एंट्रेंस है आपके लिए, आप देखिएगा ज़रा, आप मुझे बताएं, चले जाएं इस किस्म के ऑरा वाली कोई फीमेल रेसलर रही है पिछले काफ़ी सालों में, ख़ास तौर के 3 सालों की आप बात कर रहे हैं। बियांका बेलर है, ईओ स्काई है, ये सारी चैंपियनशिप मटेरियल हैं, ये सारे बनाए WWE ने। आप कह रहे हैं कोई स्टार ही नहीं बना रहे यार। अभी की बात कर लें, ओबा फामी आपका नेक्स्ट ब्रॉक लेसनर बनने जा रहा है। ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं, ये आप देखें क्राउड पॉप कर रहा है। मैं भी आपको उसके ऊपर भी आऊँगा जो आपने एले नाइट के बारे में बात की है। ट्रिक विलियम्स है, ट्रिक विलियम्स देख लेना आप, जो है वो हुप दैट ट्रिक, वो तो एक बिल्कुल ग्लोबल फिनोमेना बन चुका है भाई। और ओबा फामी का तो मैंने आपको बता ही दिया, मैंने अपनी कल की वीडियो डाली है, उसमें मैंने बताया ओबा फामी का फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है, आप देख लीजिएगा। ओबा फामी ने जो है वो लेसनर के साथ जो करा है, तो डेफिनेटली वो क्रिएटिव टीम की आप ब्रिलियंस है, वो मैंने अपनी वीडियो के अंदर बताया भी है कि क्या खूबसूरती से जो है उस सेगमेंट के अंदर इंट्रोड्यूस किया था ओबा फामी को। जजमेंट डे, ये भी तो अभी के एरा की पैदावार है ना, जजमेंट डे। इसमें आपका डोमिनिक मिस्टीरियो, इससे बड़ा कोई हील नहीं है अभी, पूरी की पूरी जो है वो रेसलिंग प्रमोशंस की मैं बात करूँगा, इससे बड़ा हील इस वक्त मेरी नज़र में कोई नहीं है। MJF AW का बहुत ज़बरदस्त हील है, उसको भी बहुत हीट मिलती है, मैं मानता हूँ, लेकिन आप डॉम के कैरेक्टर को किस तरह पॉलिश किया है पिछले कुछ सालों में, आप ये देखें। आप क्राउड बात नहीं करने देता इसको, इतनी हीट होता है, इतना बू होता है इसके लिए। लिव मॉर्गन सच बात है, मतलब हीट और स्टोरी टेलिंग को एक नया लेवल दे रहे हैं ये लोग भाई। इसके अलावा आप देखिए पेंटा है इनके पास रोस्टर में, जैकब फातू है इनके पास, सोलो सिकाओ है इनके पास, मतलब द लिस्ट इज एंडलेस। आप कह रहे हैं इनके पास कैरेक्टर नहीं है, गिमिक नहीं है, एक से बढ़कर एक इनका गिमिक है। आप उसके अलावा अगर हम बात करें कि सोशल मीडिया मैट्रिक्स की आप बात करते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो जो स्टार्स की जो एंगेजमेंट रही है PWI 2026 की जो रैंकिंग है उसमें वो कहता है कि WWE के जो मिड कार्डर्स है ना, उनकी जो एंगेजमेंट रही वो 300% ज़्यादा रही है एटीट्यूड एरा से। यानी कि एटीट्यूड एरा में जो मिड कार्डर्स की एंगेजमेंट थी फैंस के साथ, चाहे वो टीवी पर ऑन एयर होकर हो या सोशल मीडिया के थ्रू, वो 300% ज़्यादा है इस वक्त। तो इन्हें सिविलियन कहना बंटू भाई, ये थोड़ा ज़्यादा आपने कर दिया था वैसे मेरे ख्याल से। अच्छा, आपने कहा कि कोडी रोड्स बहुत रोता है और उनके करेक्टर में डेवलपमेंट ही नहीं है। भाई हॉलीवुड रिपोर्टर है, मैगजीन है, ठीक है ना, उसके मुताबिक रेसलमेनिया 41 का जो कोडी रोड का सेगमेंट था ना, सिर्फ उस अकेले सेगमेंट ने 1.1 बिलियन सोशल व्यूज टच किए थे। 1.1 बिलियन किसके? कोडी रोड्स के। कोडी रोड्स मॉडर्न एरा के, मैं कहूँगा एज अ WWE सुपरस्टार, सुपर ह्यूमन है भाई। फैंस अब सिर्फ वो पत्थर के दिल वाले रेसलर्स नहीं देखना चाहते हैं, वो इमोशनल स्टेक्स चाहते हैं, जो कोडी रोड्स की जो स्टोरी थी उसके अंदर थी। और कोडी रोड्स की जो स्टोरी थी वो फिनिश द स्टोरी वाली जो लेगेसी थी उसकी, उसको फिनिश किया उसने। उन्होंने कनेक्शन बनाया था यार सबके साथ। तो आप कह रहे हैं ये बोरिंग है? मतलब कि मुझे याद है कि मैं खुद जो था, मतलब मैं आई जस्ट जम्प्ड अप फ्रॉम द सोफ़ा, जब मैंने उसकी जो फिनिशिंग मोमेंट चल रहे थे उस मैच के, वो जो मैंने देखे थे, कोडी की जो फिनिश द स्टोरी लाइन वाली जो स्टोरी ऑलमोस्ट फिनिश हो रही थी रेसलमेनिया में पिछले साल जो हुई थी। तो सर ये मास्टर क्लास ब्रांडिंग है ये। आप इसको कह रहे हैं कि जो है ना वो कचरा है, बोरिंग है, ज़्यादती है सर। आपने शिकायत करी एले नाइट को भाई कुछ नहीं मिल रहा है और जो है ना इसके साथ ज़्यादती हो रही है। अच्छा देखें, एले नाइट कमाल के सुपरस्टार हैं, माइक स्किल्स वन ऑफ द बेस्ट सुपरस्टार्स जिनके पास माइक स्किल्स है एले नाइट के पास, ठीक है ना। आप कहते हैं उनको कुछ नहीं मिल रहा है,
तो ज़रा सा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें ना, तो एलन नाइट की जो एज है ना वो 43 साल की है, वो ऑलरेडी 43 साल के हो चुके हैं, ठीक है। और सोर्स मैं आपको बता रहा हूँ रेसलनॉमिक्स, ठीक है। रेसलनॉमिक्स के मुताबिक जो है वो WWE की पॉलिसी फोकस करती है कि जो 20 से 30 साल का जो इनके पास टैलेंट है ना, उसको फेस ऑफ द कंपनी बनाना है इनको। एक तो पहले स्ट्रेटेजी ही है, मतलब वो 43 साल के बंदे के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। और आपको पता होगा एलन नाइट जो पहले TNA में भी थे और बाकी दूसरे प्रमोशन में रहे, बहुत देर से WWE में आए हैं और NXT में आए थे। फिर पहले तो मैनेज भी कर रहे थे, फिर बाद में इन रिंग रेसलिंग शुरू की उन्होंने NXT के अंदर, मतलब जो इनका गिमिक था उस वक्त। फिर उसके बाद मिला क्राउड से। तो स्ट्रेटेजी अभी WWE की यही है कि एलन नाइट को जो है वो टाइटल की ज़रूरत इस वक्त इसलिए बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी टॉप 3 मर्च सेलर्स में से एक हैं भाई। टॉप 3 मर्च सेलर जो WWE के हैं कोडी रोमन्स, और 3rd नंबर पे एलन नाइट का नंबर आता है। तो WWE को ऑलरेडी जो चाहिए वो मिल रहा है इनसे, WWE, और इनको ज़रूरत ही नहीं है बेल्ट की। इस बंदे का मर्च बिक रहा है, ये बंदा जब आता है तो या के चैंट शुरू हो जाते हैं ये एलन नाइट के। And his opponent from Los Angeles, California, weighing 240 pounds, LA Knight. You know. तो इनको ज़रूरत नहीं है कि इसको टाइटल देकर पूछ दिया जाए या इसको कर दें। मर्च ऑलरेडी बिक रहे हैं WWE के लिए, इनको कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी बजाय वो चाहते हैं कि किसी ऐसे बंदे को टाइटल दिया जाए कि जिसको, और जिससे बिजनेस को भी जो है वो थोड़ा फ़ायदा हो और फैंस को भी लगे कि हाँ यार किसी और ऐसे डिजर्विंग बंदे को दिया था। तो और सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना मेरी नज़र में, वो ये इनकी एज वाला फैक्टर है, जिसकी वजह से WWE थोड़ी सी रिलेक्टेंट है, ठीक है। लेकिन आप ये देखें कि हर किस्म के जो मेन इवेंट होते हैं जो PLEs के अंदर होते हैं, हर मेन इवेंट तो नहीं लेकिन PLEs के अंदर आप देखते हैं कि एलन नाइट जो है वो होते हैं, जैसे कि अभी एलिमिनेशन चैम्बर में भी वो रहते हैं। तो आप जो है वो ऐसा ना सोचें कि एलन नाइट को कुछ नहीं मिल रहा है, पुश क्यों नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रहा हूँ आपकी जो है वो अच्छा, और हाँ बिजनेस वाइज जो है ना वो टाइटल जो है वो मेरे ख्याल से ये ब्रॉन और गुंथर और इन्हीं को दिया जाए ताकि लॉन्ग टर्म में यंगस्टर्स जो हैं वो कंपनी को लेकर चलें, समझ रहे हैं ना। तो एलन नाइट का मैं अपने हिसाब से जो मैंने जो रिसर्च करी है उसके हिसाब से ये रीज़न है, या समझ रहे हैं। अच्छा, फिन बैलर आपने पॉइंट उठाया था कि भाई बंटू भाई ने कहा कि यार वो लावारिस कर दिया है उसको। सीरियसली बंटू भाई उसको लावारिस कर दिया है, मतलब कैसी बातें कर रहे हैं यार आप WWE की जो ना रॉ आर्काइव है जो अभी मार्च 2026 में है, उसको ज़रा देखें, वो पूरी बनी ही जजमेंट डे के ऊपर है और उसके अंदर फिन बैलर को ही जो है ना उसका लीडर बताया है। आप फिन बैलर को देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा जो है वो टाइटल लेकर आ जाए, इस तरह तो लाइन लग जाएगी ना। आप किसको टाइटल देंगे? हर हफ्ते हर पेपर PLE के अंदर आप जो है वो चाह रहे होंगे टाइटल चेंज होता रहे, ऐसा नहीं होता ना सर। आप फैन हैं, आपको पता होगा ऐसा तो नहीं होता। लेकिन आप ये देखेंगे कि फिन बैलर को क्या रिस्पेक्ट दी है और क्या कंट्रीब्यूशन करवाया है। एज ने बनाई थी जजमेंट डे, ठीक है, बहुत ही जल्दी फिर जो है वो उनका कॉन्ट्रैक्ट का इशू आने लग गया था और वो रिलीज़ भी चाह रहे थे। तो एनीवेज स्टोरी लाइन चेंज हुई, फिन बैलर को लाया गया। अब आप ये देखें, फिन बैलर के होने से ये जो डर्टी डॉम जो आज बना हुआ है, ये ऐसे नहीं बना हुआ। आप जैसे इमेजिन करेंगे डोमिनिक मिस्टीरियो अकेला आता, ठीक है, या उसके स्टेबल में कोई ऐसे ही रूकी होते या ऐसे ही कोई लल्लू पंजू होते, तो लेकिन फिन बैलर उनके साथ दिया था जिसने लीड किया। तो ये जो डोमिनिक मिस्टीरियो का जो डर्टी डॉम का कैरेक्टर है, इसके बिल्डअप में फिन बैलर का बहुत बड़ा हाथ है। उसके अलावा जो JD मैकडोना है, तो JD मैकडोना इज सच अ ब्रिलियंट सुपरस्टार। और अभी जो इन्होंने जो बिट्रे किया है फिन बैलर को, तो डेफिनेटली फिन बैलर जो है वो जाएंगे और अपना जो है वो अब सोलो कैरियर दोबारा से शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका काम, इस जॉब इज़ डन नाउ। उन्होंने डर्टी डॉम बना दिया, उन्होंने JD मैकडोना को रेलिवेंट कर दिया, तो बस इनका काम हो गया। तो कुछ बाज़ औकात जो है वो इस तरह के रेसलर से इस तरह के काम भी लिए जाते हैं। तो जो बैलर का जो अब एक बिट्रियल प्लॉट आपके सामने चल रहा है, वो देखें मेन इवेंट में आकर कैसे अनफोल्ड होता है। लेकिन जो मेरा पॉइंट था कहने का, वो ज़रा ये तो ये नहीं कह सकते कि हर वक्त चैंपियन, और हर वक्त किसी आप चैंपियन बनाएंगे ना हर किसी को, तो वो फिर आप कहेंगे यार ये तो बड़ी लेजी बुकिंग हो रही है। जैसे मैंने बात करी कि हर महीने इसको, तो फिर तीन महीने बाद उसको, तो ये नहीं होता सर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई बंटू भाई, आपने कहा कि कैफ बे मर चुका है, ट्रिपल एच ने सीक्रेसी ख़त्म कर दी है। भाईजान 2026 में रह रहे हैं हम, ये सीक्रेसी ख़त्म ना भी करें, हर बंदा अपना स्मार्टफोन लेके जो है वो एरिना में पहुंचा हुआ होता है। सारी की सारी वो जो बातें हो रही होती हैं, जो रेफरी उनको गाइड कर रहा होता है, वो सब चीज़ें तो आपके पास आ ही रही होती हैं। तो आप बजाय इसके ट्रिपल एच की जो स्मार्ट प्लेस ने किया है उसकी दाद दें, आप उसको कह रहे हैं कि ट्रिपल एच ने जो सीक्रेसी ख़त्म कर दी। और उसने क्या स्मार्ट प्ले किया? उसने ये स्मार्ट प्ले किया है कि उसने देखा कि यार अब लोगों को तो पता चल ही गया ऑलमोस्ट कि यार WWE जो है वो स्क्रिप्टेड है और ये और वो है, तो उसने बिहाइंड द सीन कंटेंट पेश करना शुरू कर दिया। उससे बहुत ज़्यादा कनेक्शन क्रिएट हुआ फैंस का भी
सुपर स्टार्स का भी और स्टोरी लाइन्स का भी। आप देखें ना WWE जो है वो हर किसी सुपरस्टार जिसका रिटर्न होता है, जिसका डेब्यू होता है, तो उसके कुछ अर्से के बाद उसकी बिहाइंड द सीन की पूरी डॉक्यूमेंट्री वो देता है और आप देखा करें, उसके व्यूज़ देखा करें। यानी कि हर बंदे को जो है वो इंटरेस्ट है, उसकी क्यूरियोसिटी होती है उसके अंदर। तो ये आप ना कहेंगे सीक्रेसी रही ही नहीं है सर। सीक्रेसी WWE छोड़ें, आपको पता है अब कोई भी चीज़ छुपाना, चाहे वो WWE हो, स्पोर्ट्स हो हमारा, कोई पॉलिटिक्स हो, कुछ भी हो, बहुत मुश्किल हो गया है। तो ये कहते छुपती, बजाय इसके कि इसको आप कह रहे छुपाने के एफर्ट्स की जाती, ये बेहतर नहीं करा इन्होंने कि ये जो है इसकी सीक्रेसी को ख़त्म करके जो है उसको इस तरह ट्रांसफॉर्म कर दिया कि चले ठीक है यार, हम इसको और रिलेटेबल करते हैं ताकि इससे हमारा जो है और करीब आए फ़ैन। और ऐसा हुआ भी है, आप देखें तो ये बिहाइंड द सीन कंटेंट आपको इसलिए बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, बल्कि आप नेटफ्लिक्स पर तो पूरी डॉक्यूमेंट्री हैं इस तरह की। तो अब आप ये जो है ना आर्ग्यूमेंट जो है ना मेरे ख्याल से बनता नहीं है। तो कंक्लूजन मेरा वीडियो का बहरहाल यही है भाई कि WWE बोरिंग बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि WWE जो है वो एवोल्यूशन है बिल्कुल। और ऐसे मैंने 47 की तो मैंने बात करी, देखें नंबर्स जो है वो झूठ नहीं बोलते। मैंने गेट नंबर आपको बताया 66 मिलियन के, ये साबित कर रहे हैं यार कि हिस्ट्री के सबसे बड़े पीक पर है WWE इस वक्त। तो बंटू भाई देखें, नॉस्टेल्जिया जो है ना वो एक अच्छी चीज़ है, समझ रहे? नॉस्टेल्जिया एक नशा है, बल्कि मैं खुद भी, मुझे बड़ा याद आता है तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। लेकिन डेटा और रियलिटी जो है ना वो झूठ नहीं बोलती है। तो 2026 की जो WWE की लॉजिक और बिजनेस जिस पर चल रही है ना, तो वो जिसको कहते हैं ना ट्रिपल एच का जो एरा होता है, नोजेंस एरा, जो फ्रेंच वर्ड है कि रीबर्थ ऑफ द एरा। तो ये इसके लिए भाई आप तैयार हो जाएं और अब आप ज़रा इस तरह से देखें और अपनी भी जो फॉलोइंग है, आपकी माशाल्लाह काफ़ी फॉलोइंग है, उनको भी ज़रा इस तरह दिखाएं। अगर आपको मेरी वीडियो में जो है वो कोई ऐसी बात लगी हो कि जो आप समझते हो कि ठीक नहीं है, तो आप बिल्कुल मुझे कर सकते हैं इसमें मैसेज, या आप कमेंट कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बंटू भाई की बोरिंग वाला रोना जो है वो सही है, या मेरा बिलियनर डेटा वाला? क्या ओबा फमी वाकई अगला ब्रॉक लेसनर बनेगा? मुझे कमेंट्स में अपना एनालिटिकल जवाब दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए। ये WWE अड्डा है, आपका अपना चैनल है, यहाँ सिर्फ सच और फैक्ट और एनालिसिस मिलते हैं। कोई मिर्च मसाला नहीं है, कोई अबे तबे इसने ये वो कर दिया, ये कर दिया, ये सब चीज़ें नहीं हैं। मैंने देखे इस तरह के चैनल्स हैं यहाँ पर। मेरी कोशिश होती है कि मैं फैक्ट्स और एनालिसिस कर आपको बताऊँ WWE से रिलेटेड जितनी भी खबरें हैं, जो भी स्टोरी लाइन चल रही है, जो भी डेवलपमेंट चल रही है उसके लिए। तो अब तक के लिए इतना, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।